हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबिस क्लासेस। आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं चैप्टर 4 का, जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इसमें जनरली बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ किस टॉपिक को वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक है वैलेंसी के बारे में, जिसको मैंने लास्ट डे आपको एक्सप्लेन भी किया था। दूसरा उसके टाइप्स ऑफ वैलेंसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वैलेंसी के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक पढ़ेंगे हमारा आइसोटोप्स और आइसोबार्स, दो अलग अलग चीज़। ठीक है, तो ये इतने ही टॉपिक हैं, जिसके बाद आपका चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वैलेंसी होते क्या हैं। तो जब लास्ट डे मैंने वैलेंसी के बारे में जिक्र किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसका कंबाइनिंग पावर या वैसा कैपेसिटी बोल सकते हैं, जो कि एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। या आप बोल सकते हो कि इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी कह सकते हैं, किसी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी। या आप बोल सकते हो किसी एलिमेंट का कंबाइनिंग नंबर, कितना नंबर में वो कंबाइन कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 9 रुपया और किसी के पास 1 रुपया। ठीक है, तो ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, इसको चाहिए, ये ले रहा है इससे, तो ये इसका क्या कहलाता है? उसका वैलेंसी। कितना उसको चाहिए, उसको अपना पेट भरने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे याद दिला देना चाह रहा हूँ, वैलेंसी का मतलब क्या है कि उसका एक कैपेसिटी बोलते हैं एक एटम का, जो कि एलिमेंट के अंदर होते हैं और वो क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे वैलेंसी का मैंने एक चीज़ बताया था, तो एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ अच्छे से, ताकि आपको यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था। जैसे मैंने कहा था कि वैलेंसी का एक और टर्म बताते कि वैलेंसी जो होगा 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। 4 से बड़ा नहीं होगा, एकदम हिंदी में लिख देना ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 से बड़ा नहीं होगा, मतलब वैलेंसी विल नेवर बी ग्रेटर देन 4। तो ये होगा क्या आखिर? देखो, अगर किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर एक बच रहा है तो एक उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाएगा और एक उसका वैलेंसी भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैलेंसी भी। अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बचा हुआ है, तो वो 2 उसका वैलेंसी भी कहलाएगा। अगर 3 बचा हुआ है तो 3 उसका वैलेंसी कहलाएगा। 4 है तो 4 उसका वैलेंसी कहलाएगा। लेकिन आपको ये बताएं कि वैलेंसी जो होगा वो बड़ा नहीं होगा किससे? आपका 4 से। किससे? 4 से। तो यहाँ पे देखो, अगर 5 होगा तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखो ऑक्टेट कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 होता है पूरा करने के लिए। ठीक है, आप ये याद रखोगे कि 8 जो होता है फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना चाहिए इसको पूरा करने के लिए? 3 चाहिए। तो 3 इसका वैलेंसी। अगर ये 6 है तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2, तो 2 इसका वैलेंसी। 7 है तो कितना चाहिए इसको? 1, तो 1 इसका वैलेंसी। और देखिएगा, किसी भी अगर जिसका 8 ही बचा हुआ है अंदर में और उसको तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको क्या होगा? इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। तो ये होता है आपका इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस जो होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में लास्ट एलिमेंट, सबसे लास्ट में जो होता है हमारे राइट साइड में, उसमें क्या रहता है? उसमें आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब होते हैं। ये सब सारे इनर्ट गैसेस कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा कि इधर वाला जो था आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या था आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वाला क्या था आपका? वैलेंसी। तो जिसका आउटर और मोस्ट ऑर्बिट में 1 रहेगा उसका वैलेंसी भी 1। तो यहाँ पे देखो 1 से मतलब 4 तक सब सेम सेम रहेगा। कहानी कहाँ से बदलेगा? 5 से, क्योंकि वैलेंसी जो होता है 4 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये बात? चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। टाइप्स ऑफ वैलेंसी हम लोग देख लेते हैं। दो तरीके के वैलेंसी होते हैं।
एक होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होता है आपका कोवैलेंसी। ठीक है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होता है आपका कोवैलेंसी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है तो उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो देखो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, या हम बोल सकते हैं कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है, किसी एलिमेंट के अंदर, मान लो ये कोई एलिमेंट है या सोडियम ही ले लो, ठीक है, ये एलिमेंट है, इसके अंदर जो एटम होंगे वो कितना इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज कर रहा है या तो वो गेन कर रहा है, ताकि क्या कर सके, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। मतलब कि जो ऑक्टेट आपको पता है कि सबके ऑक्टेट मतलब सारे अपने ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहा है, ले रहा है या दे रहा है। जैसे सोडियम का होता है 2, 8 और 1, तो यहाँ पे ये 1 क्या कर रहा है, दे रहा है। क्या करेगा, देगा। क्योंकि देखिएगा आपको बताए थे कि मैं अगर मेरे पास 1 रुपया और किसी के पास 9 रुपया है तो एक वाला ही क्या करेगा, 9 को दे देगा। तब ये यहाँ पर ये 2, 8 ये इसका ऑर्बिट इतना तक ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आपको पता होगा कि Na के ऊपर एक प्लस का सिंबल लगता है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, जो कि कुछ दे दिया। जैसे सिंपल सा है, कभी एक चीज़ आपको समझाते हैं। प्लस लगने का मतलब, प्लस और माइनस का सिंबल का कहानी थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन में या एटम में प्लस और माइनस क्यों लगते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग NaCl का नाम जानते हैं ना, कॉमन साल्ट NaCl। ठीक है, तो NaCl में जब ये टूटता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, या आप बात करते हो वाटर को ही तोड़ते हो, ठीक है, तो ये टूटता है आपका Na प्लस और Cl माइनस में, ये H प्लस OH माइनस में। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों टूटता है? देखो यहाँ पे एक कहावत है, ये कहावत नहीं, एक लॉजिक आप समझो कि अगर हम किसी को कुछ रुपए दे दिए, ठीक है, उधार के तौर पे या लोन के रूप में, तो मेरे पास वो प्लस पॉइंट ना, हम किसी को दिए हैं, मतलब हमको टेंशन नहीं है भाई, अगर वो लेट से देगा वो अपना ब्याज भरेगा, वो उसकी प्रॉब्लम, तो हम पॉजिटिव में हैं। क्या में है, पॉजिटिव में। फ़ायदा तो हमको होगा ही अगर हम किसी को पैसा दिए, क्योंकि हमको लोन के मतलब ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में हमको मिलेगा ही। तो यहाँ पे देने वाला जो होता है, यानी कि जो जो होता है ना देने वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो गिवर होता है, जो देने वाला होता है। और जो लेने वाला होता है, टेक करने वाला होता है, उसमें क्या होता है, उस पर हमेशा कर्ज चढ़ा रहेगा कि अरे भाई हमको इतने दिन में लौटाना है, देना है, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा रहेगा। तो जो आपका लेने वाला होगा उसमें नेगेटिव चार्ज और जो देने वाला होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब अगर हम सोडियम का जिक्र कर रहे थे, तो एक बार थोड़ा इसको स्लाइड को हम बड़ा कर ले ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाए। देखो, जैसे अगर हम बात करें, ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ समझे कि यहाँ पे 2, 8 और 1 होता है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो कितना होता है आपका, 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा तो पहला ऑर्बिट में जाने थे कि वो आपका बताए थे कि नील्स बोर का थ्योरी जो था 2n² के थ्योरी पे था। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वो जो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने होंगे, ये तो डिपेंड करता है n पे। किस पे डिपेंड करता है, n पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में। तो फर्स्ट रहेगा तो 1 का स्क्वायर, तो वहाँ पे आपका कितना आपको बताए थे कि 2 ही होगा। फिर सेकंड में 8 होगा। तो ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे। तो देखो ये एक तो यहाँ पे देखो एक कम मात्रा में है, मतलब कम है। अगर ये 1 रुपया किसी को दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, और इसके पास स्टॉक में अब बचा कितना, सिर्फ 2 और 8, तो आप कह सकते हो ये तो इसका ऑर्बिट फुलफिल है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं सोडियम का। यहाँ पे ये आपका बचा 1 में 2, यहाँ पे था आपका 8 और एक और था आपका 1। ठीक है, तो ये 1 को क्या कर दिया, दे दिया, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं था ना। स्टेबल होने के लिए यहाँ पे 7 और चाहिए था इसको, तो 7 तो ले नहीं सकता है। ठीक है, कम वाला क्या करेगा, ज़्यादा को दे देगा।
तो यहाँ पे ये हम लास्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखो ये जो सोडियम है पूरी तरीके से स्टेबल रहेगा आराम से, ये आपका, ठीक है। जब ये स्टेबल है, ठीक है, जब ये स्टेबल है तो एक चीज़ आप में समझना है कि ये जो एक दे दिया तब तो भाई ये पॉजिटिव आदमी कहला गया, मतलब कि इस पर प्लस चार्ज पड़ गया। अब मान लो ये अगर क्लोरीन के साथ ही जुटता है, क्लोरीन मतलब आपका जो 17 नंबर पे होता है, देखो क्लोरीन का अगर 2, 8 और 7, ये है आपका क्लोरीन, ठीक है। इसका अगर हम निकालेंगे तो देखो कि इसका ऑर्बिट अगर हम बनाते इस तरीके से, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो बनेगा, पहला में आपका 2, दूसरा में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें आपका 7 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ध्यान से देखना है इसमें कि इसमें बोले कि ये जो था आपका एक और एक, ये क्या कर दिया ऑर्बिट को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसको बाबू ये 7 है तो इसको 7 तो किसी को दे नहीं सकता, ये एक क्या करेगा, इससे ले लेगा। क्या करेगा? ले लिया। तो यहाँ पे इसका जो 7 था यहाँ पे एक और एडिशनल आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा आपका 8, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो इसी तरीके से देखो इस पे जो ये ले लिया ना एक, तो इस पे नेगेटिव चार्ज पड़ गया। तो देखो हम यहाँ पे भी ऊपर बता रहे थे कि सोडियम का, देखो इस पे क्लोरीन में आपका नेगेटिव चार्ज है और आपका सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है। तो क्यों टूटता है इस रूप में? क्योंकि क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है सोडियम से, तो जो लेने वाला होता है उस पर आपको बताया वो नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उस पर कर्ज चढ़ गया। तो यहाँ पे सोडियम जो आपस में जो आपके बने हुए हैं, ये आपका बना हुआ है, देखिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी आप कह सकते हो। ये क्या कर रहा है, ये आपका ले रहा है, सिर्फ एक तरफ से ले रहा है, ये आपका शेयर नहीं कर रहा, दोनों को बांट नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन्स या जब कोई एटम का या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या अपने ऑक्टेट को पूरे करने के लिए क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तब वो क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और gained by वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का एटम से अगर ये हो रहा है, ताकि टू अचीव इट्स ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा टच काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। समझ में आया? ये सोडियम हो गया आपका, Na हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गए, ये सारा आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी का ही एग्जाम्पल है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोवैलेंसी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकालने के लिए सबको अच्छे से आ ही गया था। अब सेकंड हम लोग देखते हैं आपका कोवैलेंसी। देखो ये वर्ड आता है ना, को फॉर को, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में शेयरिंग हो रहा है, मतलब आप भी कुछ दे रहे हैं उससे मेरा पेट भर रहा है और हम भी दे रहे हैं तो उससे भी पेट भर रहा है। जैसे देखो अगर अभी हम अगर एक एग्जांपल देना चाहें सिंपल में तो आपको समझने के लिए, तो आप ये समझ सकते हो कि अभी जैसे आप लोग को हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और सारे टीचर्स को मेहनत कर रहे हैं, उन लोग को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ गेन नहीं हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या हो जाएगा वो, इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब एक तरफा काम हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तरफा काम, क्योंकि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और उनको ना पेमेंट मिल पा रहा है, तो इस तरफ से वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। लेकिन अगर वो आपको कुछ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं और आपके द्वारा जो फी दिया जा रहा है उनसे उनका लाइवलीहुड चल रहा है, तो ये चीज़ आपका हो जाता है आपका कोवैलेंसी, मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों को बेनिफिट। तो कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों अगर जो शेयरर होगा, मतलब अगर एक हम दो एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये भी इसको देगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो और ये भी इसको देगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो, मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी एक चीज़ पे, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे अच्छे से, और अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब अचानक से भाई आ गया यहाँ पे ऐसा टर्म तो दे देना पड़ा। ठीक है, बाकी समझदार आप लोग हैं। चलो अब इसका डेफिनेशन आपको हम बताते हैं कि हम क्या होता है कोवैलेंसी का। तो इसको इस तरीके से देखो, आप लिख दोगे उसी तरीके से कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो शेयर होगा। क्या होगा, शेयर होगा, ताकि क्या कर सके कि वो अपने ऑक्टेट, टू अचीव इट्स ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन एज कोवैलेंसी। क्या बोलेंगे इसमें, इसको कोवैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन हो गए, ठीक है, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ये सब आपका कोवैलेंसी के एग्जाम्पल हैं। कार्बन हो गए आपके, नाइट्रोजन हो गए आपके, ठीक है, ऑक्सीजन हो गए, ये सब कोवैलेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोवैलेंसी। या आप अगर क्लोरीन की बात करो तो भी क्या है आपका, कोवैलेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये सब सारे कोवैलेंसी के अंदर आते हैं। जैसे देखो आपको ये सब बात समझाते हैं। आप क्लास हायर क्लास में जाओगे ना तो 10th में तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो उसमें पता चलेगा कि शेयरिंग कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। चैप्टर 10 में एक आपका मतलब क्लास 10 में आपका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम शायद आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, उस चैप्टर में आपको ये चीज़ पढ़ना है। तो बस यहाँ पे अभी सिर्फ इतना समझो कि शेयरिंग होगा, दोनों तरफ से शेयरिंग होगा, ताकि अपना ऑक्टेट क्या हो सके, पूरा हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। चलो अब देखो यहाँ पे आपको मैंने दोनों डेफिनेशन आपको बता दिया कि क्या होता है कोवैलेंसी, क्या होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब यहाँ पे एक टॉपिक जो आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, वैलेंसी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जगह भी लगता ख़त्म हो गया, हमको लग रहा है नेक्स्ट स्लाइड लेना ही पड़ेगा। इसे देखते हैं, और अगर छोटा हो पाएगा तब तो नहीं, नेक्स्ट स्लाइड लेना ही पड़ेगा। तो एक नेक्स्ट स्लाइड ले ले रहे हैं हम, जिसमें आपका लास्ट का 2 टॉपिक है वो बचा हुआ, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब जो बचा हुआ है कि 2 चीज़ और होते हैं जिसे हमें समझना है। एक होते हैं आपका आइसोटोप्स, एक होता है आपका आइसोबार्स। थोड़ा सा बोल्ड कर लें इसको, आइसोटोप्स, एक होता है आपका आइसोबार्स। ध्यान से समझना है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। ये मेरा टच कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है आज, तो उम्मीद करते हैं आप कोऑपरेट करोगे और समझोगे। ठीक है, कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होता है। तो जब आइसोटोप्स की बात करते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, और आपको अगर हम समझाना चाहें तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मासेस क्या होते हैं, हम उसमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे अगर हम आपको बताना चाहें कि एक एग्जांपल देते हैं क्लोरीन का, किसका दे रहे हैं, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, सबको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इनके मास की अगर हम बात करें, यानी कि इसको हम एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, और मास को हम लोग A से डिनोट करते हैं, ये एटॉमिक मास है, लिख दे रहे हैं, हो सके भूल गए होंगे, पढ़ भी रहे हैं आप लोग थोड़ा ज़्यादा इसीलिए। चलो ये एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास इसका देखिएगा आपको 35 होता है, 35.5, ठीक है, या 35 ही लिखते हैं। और उसके अलावा इसका एटॉमिक मास जो होता है कभी कभी 37 देखने को भी मिलता है, 37 देखने को मिलता है। मतलब ये एक ही आपका क्या बोल सकते हैं, एक ही एटम है, या क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं जिसका एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एक ही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर एक है, लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको
आइसोटोप्स, क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि आइसोटोप्स वैसे एटम को कहेंगे, वैसे एलिमेंट का एटम को कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having the same atomic number but different mass number मतलब देखो जैसे क्लोरीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इलेबरेट और कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या इलेबरेट कर सकते हैं भाई इसमें, कि अब सर आप बोल रहे हैं इसमें, तो इसमें आपका जैसे आप बोले कि 17 इसका होता है सर, तो 17 आपको जानते हैं कि हम तो मास जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चलो इसको डिटेल थोड़ा करते हैं। ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पे भी एक क्लोरीन हो गया, जहाँ पे यहाँ पे इसको हम 17 इसका एटॉमिक नंबर रखे और 35 इसका मास को लिख दिए। यहाँ पे इसका 17 एटॉमिक नंबर को लिखे और यहाँ पे इसका 37 इसके मास को लिख दिए। अब बोलिएगा सर आप अलग अलग कैसे बता दिए, तो यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हम अलग करके आपको समझा देंगे चार्ट के तरीके से। तो प्रोटॉन्स आप जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है तो उसका प्रोटॉन होगा, तो भाई ये तो एकदम सेम, ठीक है। जब इसमें 35 हो रहा है तो यहाँ पे देखिएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सबको पता है, तो ये दोनों तो छोड़ दिए। अब बाकी जो बचा वो 35 में वो आपका क्या हो गया, आपका न्यूट्रॉन्स। मतलब 35 को 17 से माइनस कर देंगे इसको, तो ये क्या निकल जाएगा, इसका न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। और इसमें कितना निकल जाएगा आपका 20, क्या निकल जाएगा 20। तो देखोगे यहाँ पे ये जो आपका दोनों, अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास क्या है, अलग अलग। अब यहाँ पे देखिएगा ये न्यूट्रॉन्स जो ज़्यादा होता है ना, ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो ज़्यादा होता है ये इसी के कारण देखिएगा थोड़ा सा मास किसी का डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है, डिफरेंट देखने को मिलता है। कैसे कहने का मतलब, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका मास 23 है, ठीक है, तो वो न्यूट्रॉन्स का मात्रा थोड़ा सा बढ़ता है, ना कि प्रोटॉन आपका सेम टू सेम होता है, वो बढ़ता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलो, तो आइसोटोप्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स क्या है। अब सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है आपका आइसोबार्स। क्या आता है आपका, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं वो भी आप लोग समझ लो। जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका आइसोबार्स, जिसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा कि इसमें सेम इसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, सॉरी, इसमें आपका सेम आपका मास होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। कहने का मतलब पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर। इसमें जो आपका देख रहे होगे कि इसका जो एलिमेंट्स का है उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। अब बोलिएगा सर एटॉमिक नंबर अलग अलग कैसे, या और उसका मास सेम होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, आर्गन का ले रहे हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, और एक कैल्शियम का ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो दो अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ पे देख लो डिफरेंट एलिमेंट है और यहाँ पे सेम एलिमेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा गौर करना। तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन अगर मास की बात करें तो दोनों का मास 40 होता है। कितना होता है, 40। तो यहाँ पे देखोगे कि आपका इसका एटॉमिक नंबर तो आपका दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का मास क्या है, आपका सेम है, मास सेम है। तो इस तरह के आप बोलते हैं ना, इस तरह का जो देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बार्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, आइसो बार्स। और बहुत तरह के आपको आइसो बार्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ ये नहीं, बहुत तरह के आपको आइसो बार्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइसो बार्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि इसमें क्या होता है देखने को, ठीक है।
समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैल्शियम का भी आप देखिए यहाँ पे, जैसे आपका आर्गन का आपको हम दिखा दिए। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये आपका आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बारे में था कि आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको आइसोटोप्स में थोड़ा सा समझना है। ऐसे एग्जाम में बस इतना ही तक पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, क्योंकि ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। फिर भी थोड़ा सा आइसोटोप्स को हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको समझा दे रहे हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स में एक और भी चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं इनके न्यूक्लियस में। ठीक है, जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं इनके न्यूक्लियस में। और ये क्या करते हैं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस में, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके का रेडिएशन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और इसी के कारण हम ये भी जानते हैं कि रेडियो एक्टिव रेज का नाम सुने होंगे, या यूरेनियम का नाम सुने होंगे, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो आपको ये याद रखना है कि वैसा आइसोटोप्स, या आप लिख सकते हो द आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल होगा, अस्थिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्या मौजूद होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन दी न्यूक्लियस। और क्या करते हैं? ये इमिट करते हैं। क्या करते हैं? इमिट मतलब रिलीज करना। क्या करते हैं? रिलीज करते हैं अलग अलग तरीके के रेडिएशंस को, वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जैसे उधर अभी ऊपर में देख लोगे कि यहाँ पे देखो, इसमें न्यूट्रॉन्स देखो, इसमें किसी में 18 है, इसमें 20 है। तो न्यूट्रॉन्स देखो ज़्यादा है ना, कुछ इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये, जैसे यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। सिर्फ कार्बन कार्बन के नाम से नहीं, डायमंड भी है जो कार्बन का रूप है। और एक CF एक होता है आपका बकमिनिस्टर फ्यूलोरेंस, वो भी कार्बन का ही रूप है। तो वो भी क्या करता है कि उसमें आप देख सकते हो कि उसमें अगर कार्बन का हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। उसी तरीके से अगर हम चाहो तो कार्बन का एटॉमिक मास आपका 14 भी होता है। ठीक है, 14 होता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ये क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो इनके अंदर में होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये रेडिएशंस को रिलीज करते हैं। और आपको पता है रेडिएशन अभी डे टू डे लाइफ में हमारे फ़ोन से भी निकलता है, जिससे काफ़ी वो हार्मफुल होता है हम लोग के लिए। ठीक है, या आप अगर यूरेनियम की बात करें, जो कि बहुत ही पॉपुलर है यूरेनियम, आपका U-35 जिसको बोलते हैं, U-235, ये एक तरह का फ्यूल रिएक्टर है। जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और ये इसका आप अगर बात को, तो कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि देखिएगा जो ट्यूमर वगैरह होता है ना अंदर बॉडी के अंदर बन जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बॉडी के अंदर जो थक्का जम जाता है, मतलब कि क्लॉटिंग हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट एक आपका एलिमेंट ही है 60, ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कैंसर का ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा तो नहीं है, आप बहुत कुछ मैंने बता दिया। इवन तो आपका इससे ज़्यादा तो इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है पूरे चैप्टर को, और एक एक थ्योरी मैंने अच्छे से दे दिया है। तो अगर उसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप बोल सकते हो। और इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो रहा है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुत, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
और अगर 9th क्लास के हिसाब से देखें तो टोटल आपका कितना चैप्टर है, आपका 4 चैप्टर, ठीक है, 4 चैप्टर है। और इसमें आपका अगर बात करो तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर 2 कंप्लीट है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 3 सिर्फ आपका बचा हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये आपका भी पेंडिंग है, ये अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपका चैप्टर 4 जो है वो है क्या, आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमको लगता है, जितना मन से हम चैप्टर 1-2 नहीं पढ़ाए आपको, उतना मन से और उतने अच्छे से आपको चैप्टर 4 पढ़ाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मात्र अभी कितना दिन हो रहा है आपका, अप्रैल, मैंने मार्च के जब लॉकडाउन शुरू भी नहीं किए थे कहीं से, तो वहाँ से मैंने क्लास लेना शुरू किया था लगभग मार्च 22 मार्च से, ठीक है। और उस समय से क्लास चल रहा है। और आपका तो अप्रैल आपका हो गया, मई हो गया और जून हो गया, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री वीक में एक दिन है। इन 3 महीनों में मैंने 3 चैप्टरों को, मतलब आपका आप बात कर सकते हो 80% सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। और एक चैप्टर ये बचा हुआ है, तो कुछ बड़ा ही चीज़ नहीं है, आपका सिलेबस आप सबसे आगे हो। अभी अगर आप बात करें तो अपने स्कूल से भी आगे हो गए, ठीक है। लेकिन बेसिकली है कि आज के डेट में ये चीज़ किसी को दिखती नहीं है कि टीचर्स लोग क्या एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, अगर कुछ चैप्टर में दिक्कत है तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और चैप्टर 3 को हम लोग आराम से करते हैं, बाकी इन 3 चैप्टर पे रिवीजन वगैरह चलते रहेगा। और कुछ 1-2 दिन में कुछ नया डिसीजन आपको मिल जाएगा, कुछ डिसीजन हम लोगों ने लिया है मिल करके, तो बाय वीडियो या बाय आपको मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। और टेस्ट भी करवाना है कुछ दिन में, तो देखिए जब तक मेरा फ़ोन नहीं आता है, फिर से लॉकडाउन होने वाला है, तो हो सकता है वो कुरियर मेरा अटक जाए। तो देखिए क्या होता है, जैसा होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लंबा ना कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया का वीडियो बन चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, मतलब बाय एंड